ये लोग सुप्रीम कोर्ट न्यायवादी सीनियर न्यायवादी प्रशांत भूषण गारी माట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను। यहाँ पर हैदराबाद और तेलंगाना से सभी साथी जो आए हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती। मैं पहले तो तेलंगाना स्टेट डेमोक्रेटिक फोरम और जस्टिस चंद्र कुमार को बधाई देना चाहता हूं कि वो इस तरह की गोष्ठी ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को एजुकेट भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में अपना योगदान दें, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दें। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कि मैं आज के लोकतंत्र, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका के बारे में कुछ बात करूं, मैं इस देश में जो आज बड़ी चीजें जो दिख रही हैं, जिस तरह से इस देश की संस्कृति और इस देश की आत्मा ही खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, मौजूदा जो लोग सत्ता में हैं, केंद्र में खासकर जो लोग सत्ता में हैं उनके द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। आज इस देश में सत्ताधारी लोग और उनके जो पालतू कुत्ते जो बैठे हैं, मतलब जो मीडिया में जिसको लैप डॉग कहा जाता है या गोदी मीडिया कहा जाता है, वो झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा ही चला रहे हैं और ये इस देश की संस्कृति और आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है। जो देश गांधी जी ने बनाया और जहां सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाता है, उस देश में आज झूठ, नफरत और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ाई जा रही है। और ये सब केंद्र सरकार और जो लोग सत्ता में बैठे हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं जो आज मीडिया पर भी काबिज हो गए हैं, वो लोग ये झूठ, फरेब, नफरत और हिंसा, इस तरह की संस्कृति इस देश में चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सड़कों पर पीटा जा रहा है और पुलिस जो है जहां जहां कम से कम भाजपा शासन में होती है, उनको खुली छूट देती है कि तुम अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को तुम पीट सकते हो और तुमको कोई नहीं रोकेगा। उनके खिलाफ झूठी अफवाहें, नफरत फैलाने का काम, कभी कहते हैं कि थूक जिहाद, कभी कहते हैं प्रेम जिहाद, कभी कहते हैं कुछ और, उसके नाम पर उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ पत्रकारिता करते हैं, उनको झूठे झूठे
चार्ज में पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। अभी अभी आपने देखा कि लद्दाख में एक बहुत ही बढ़िया लीडर, पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सोनम वांगचुक उनका नाम है, लेकिन बहुत बढ़िया एजुकेटर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। और लद्दाख की स्वतंत्रता यानी कि कम से कम उनको स्टेटहुड मिले या कम से कम 6 शेड्यूल राइट्स मिले। ऐसा ना हो कि लद्दाख जो है सिर्फ केंद्र सरकार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चला रही है और वहां पर कोई लोकतंत्र ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हम लद्दाख को स्टेट बनाएंगे, वहां पर चुनाव होंगे और 6 शेड्यूल राइट्स तो बिल्कुल देंगे ही। लेकिन सिर्फ ये मांग करने की वजह से उनको आज अरेस्ट कर लिया गया। पिछले 5-6 साल से हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया मानवाधिकार कार्यकर्ता भीमा कोरेगांव के केस में महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिए गए बहुत सारे लोग, और उसके बाद फिर दिल्ली दंगों के केस में बहुत सारे, खासकर मुसलमानों को, जो हमारे बहुत बढ़िया मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जैसे उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको 5 साल तक जेल में, 5 साल से जेल में डाला हुआ है और अभी तक उनकी ट्रायल भी नहीं शुरू करी है, बिल्कुल छूटे फरेबी चार्ज लगाकर उनके खिलाफ। दूसरी तरफ इस देश में वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर जो हमारे संविधान में लिखा है, उसको खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल ढोंगी बाबाओं को प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करते हैं, जैसे कालबुर्गी थे, दाभोलकर थे, पंसारे थे, उनको, उनकी हत्या कर दी जा रही है और हत्या भी इन्हीं लोगों ने करवाई, ये एकदम साफ है। और उधर प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, कहते हैं कि मैंने इंडियन एयरफोर्स को बोला कि अभी बादल हैं तो तुम पाकिस्तान पर हमला कर दो क्योंकि बादल में उनका रेडार काम नहीं करेगा। मतलब कोई बिल्कुल बेतुकी बातें जो जिसमें कोई विज्ञान नहीं है, बिल्कुल अवैज्ञानिक बातें। कहते हैं कर्ण जो है टेस्ट ट्यूब बेबी थे, कहते हैं कि गणेश की सूंड जो है प्लास्टिक सर्जरी से, जो हमारे भगवान गणेश है उनकी सूंड प्लास्टिक सर्जरी से बनाई गई थी। कहते हैं क्लाइमेट चेंज तो हो नहीं रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं इसलिए उनको गर्मी ज्यादा लग रही है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो बिल्कुल हिंदुस्तान को अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। और इस तरह के सिर्फ ढोंगी बाबा ही नहीं, जो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, आसाराम बापू, मतलब बापू तो उनको कहना नहीं चाहिए, आसाराम, उधर राम रहीम, इधर प्रज्ञा ठाकुर, इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरकार की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, टेररिस्ट हैं, उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। और मोदी जी जो है जहां जाते हैं 12 कैमरे उनके साथ चलते हैं, जहां पर भी जाते हैं 12 कैमरे ले जाते हैं। उनका सारा के सारा एफर्ट यही है कि बस कुछ दिखा दो कि दुनिया के जो लीडर हैं वो मुझसे हाथ मिला रहे हैं, कुछ और दिखा दो। मतलब सिर्फ दिखावा, कोई सब्सटेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो सब्सटेंस है इनमें, मोदी में जीरो, जरा भी सब्सटेंस नहीं। हमारे पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, नोटबंदी कर दी, जिससे कि हमारे छोटे छोटे जो औद्योगिक घराने थे वो तबाह हो गए।
रेडी पटरी वालों को सड़कों पर उतार दिया, गरीबों को सड़कों पर मजबूर कर दिया कि हजार हजार किलोमीटर चले, उनका लॉकडाउन लगा दिया, बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीके से लॉकडाउन लगा दिया, जीएसटी लगा दी, 28% जीएसटी लगा दी जो गरीबों के से वसूल करी जा रही है, लाखों करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पर गरीबों से वसूल कर लिए, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हर साल हम लोग करीब करीब हर महीने 1 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर और बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने मित्रों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी को और अमीर बनाने के लिए इस देश को लूटते जा रहे हैं, और उस लूट का पैसा विदेशी कर्जे से लिया जा रहा है, रिजर्व बैंक के रिजर्व्स ले लिए हैं, मतलब हर तरह से देश को लूटा जा रहा है। पीएम केयर्स, पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 8,000 करोड़ भाजपा ने घूस के तौर पर ले लिए, अब पीएम केयर्स फंड में कई दसियों हजार करोड़ घूस ले लिए और कहते हैं कि पीएम केयर्स फंड के बारे में हम कोई राइट टू इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बताएंगे। यानी सरकारी फंड है, उसको आपने प्रधानमंत्री का प्राइवेट फंड बना लिया और दसियों हजार करोड़ रुपए उसमें ले लिए और लोगों से घूस के तौर पर ले लिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी से जबरदस्ती जबरन ले लिए और कहते हैं हम जैसे चाहें जिस पर चाहें खर्च करेंगे। तो भ्रष्टाचार और लूट, सारे जो बंदरगाह हैं, जो एयरपोर्ट हैं, खदानें हैं, सब कुछ अडानी अंबानी को दी जा रही है, खासकर अडानी को। पूरे हमारी इकोनॉमी को, मतलब आज बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। 20% से ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हो गई है, जैसा इतिहास में कभी थी ही नहीं। हर इम्तिहान जो सरकारी उसके लिए जो हो रहा है, लोगों को भर्ती करने के लिए, हर केस में बेईमानी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, हर केस में। हमारे युवक जो हैं उनको मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा और चुनावों को बिल्कुल पैसे का खेल बना दिया, खुले पैसे का खेल। एक चुनाव में, एक लोकसभा के चुनाव में 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। भाजपा कहते हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया लोकसभा के चुनाव में। इतना बेइंतहा पैसा, और दूसरे पार्टियों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं। और अगर आप चुनाव को पैसे का खेल बना देंगे, जहां पर रैली भी जो होती है मोदी जी की, उसमें भी भाड़े पर लोगों को बुलाया जाता है। एक रैली पर दसियों करोड़ खर्च किया जाता है, 50 करोड़ खर्च किया जाता है मोदी जी की एक रैली पर, क्योंकि 500, 1,000 रुपए देकर लोगों को बुलाया जाता है, ठेके दिए जाते हैं और फिर ये दिखाया जाता है देखिए मोदी जी की इतनी बड़ी रैली हो गई। तो इस देश की आत्मा को ही नष्ट किया जा रहा है। अभी लोकतंत्र की बात, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका की बात तो मैं अब करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उससे भी ऊपर इस देश की पूरी आत्मा, इस देश की पूरी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। अब आते हैं चुनाव और इलेक्शन कमीशन के ऊपर। देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो चुनाव ईमानदारी और निष्पक्षता से कराने का काम सौंपा गया है हमारे संविधान के द्वारा। ये माना गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है एकदम स्वतंत्र होगा, उसके चयन के लिए भी एक स्वतंत्र समिति बनेगी। ये जब संविधान बन रहा था, उसके डिबेट्स पढ़ेंगे तो यही बात निकल कर आती है कि सबने ये सोचा था और संविधान में भी लिखा गया था कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन कैसे
से हो, और ये सोचा गया था कि एक स्वतंत्र कमेटी बनेगी, और लेकिन नहीं बनाई गई। ये लोग खुद ही चयन कर लेते थे, सरकार खुद ही चयन कर लेती थी। हर एक सरकार को सूट कर रहा था, पहले कांग्रेस सरकार को भी सूट कर रहा था, बाद में जब भाजपा आ गई तो उनको सूट कर रहा था कि भाई हम ही चयन कर लें। लेकिन सेशन साहब के समय के बाद इलेक्शन कमीशन, यानी पिछले 35 साल से इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र हो गया था, जब तक मोदी जी का काल शुरू नहीं हुआ, और स्वतंत्र तरीके से काम करता था। मोदी काल के बाद हमने फिर से देखना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के कब्जे में आ गया और सरकार के इशारों पर ही नाचने लगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हाल में फैसला दिया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल पहले एक बहुत अहम फैसला दिया। उन्होंने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन का चयन सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, एक समिति होनी होगी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर चयन करेंगे। लेकिन उस फैसले के तुरंत बाद सरकार एक कानून ले आई और कहती है कि नहीं जी, हम तो चीफ जस्टिस को इसमें होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री, एक और मंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब प्रधानमंत्री यानी मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी तय करते हैं। तो राहुल गांधी की आवाज तो अब सुनी नहीं जाती, वो कि कुछ भी कहते रहे, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह चाहते हैं उसी को नियुक्त कर दिया जाता है। बिल्कुल सरकारी टट्टुओं को वहां इलेक्शन कमीशन में बैठा दिया गया है, और उसका हश्र ये हो रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब एक बीजेपी द्वारा संचालित बॉडी बन गई। और ये हम देख रहे हैं कि जो कानून बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं कि भाई आपको इन सब मामलों में इलेक्शन कमीशन को पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी, सार्वजनिक करना पड़ेगा, वो सब आज नहीं हो रहा। उनको फॉर्म 21, जिसमें जैसे ही चुनाव जब होता है तो जब पोलिंग बंद होती है उसके बाद हर पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े, इस पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े, ये इनको कायदे से सार्वजनिक करना चाहिए। रूल में लिखा है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक नहीं करते। कहते हैं नहीं जी, हम तो नहीं बताएंगे, हमने तो पोलिंग एजेंट्स, पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बता दिया। कई जगह पार्टी के पोलिंग एजेंट्स नहीं होते, कई जगह वो मांगते नहीं है। सार्वजनिक आप क्यों नहीं करते? अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पड़े? और क्योंकि नहीं डालते तो फिर इनके लिए आसान हो जाता है ये कहना कि देखिए 5 बजे तक तो 50% पोलिंग हुई थी, लेकिन पोलिंग खत्म होने के बाद 70% हो गई। वो कहते हैं 70% हो गई, वहां तो बताते नहीं कि कितने वोट पड़े, लेकिन बाद में उसमें ईवीएम में ज्यादा वोट निकल आते हैं। तो जो रूल्स में पारदर्शिता है, अब जैसे बिहार में और पूरे देश में अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया है। इसके बारे में कानून में लिखा है, रूल्स में लिखा है कि आप पहली बात तो वोटर्स लिस्ट जो आप बना रहे हैं उसको सार्वजनिक करिए। अब ये लोग कहते थे कि हमने एक ड्राफ्ट रोल बनाई है बिहार के लिए, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए, उड़ा दिए। पहले तो ये कहने लगे हम ये भी नहीं बताएंगे कि किनके नाम उड़ा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो इनको बताना पड़ा कि इन लोगों के नाम उड़ा दिए। जब हाल में उसका अध्ययन किया गया कि ये कौन लोग हैं जिनके नाम उड़ा दिए, तो ये निकल कर आया कि उसमें से 25% मुसलमान हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम ये कह के हटा दिया कि भाई इनकी तो मृत्यु हो गई है, जबकि वो जिंदा है।
25% मुसलमान है, जबकि बिहार में मुसलमानों की पॉपुलेशन 18% से कम है। जाहिर है, और अभी अभी कल की खबर आई है, मतलब आज सुबह ये आर्टिकल 14 नाम की एक संस्था है, उन्होंने खोज करके निकाला कि सिर्फ बिहार की एक कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा ने 2 लाख मुसलमानों के नाम वोटर्स लिस्ट से काटने की कोशिश करी। वो कोशिश पूरी सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी कि 2 लाख मुसलमान वोटरों के नाम काट दिए जाए। और यही चीज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब लगातार कर रही है। यही चीज को उजागर राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक की एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को लेकर किया था कि उसमें एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 1 लाख संदिग्ध वोटर्स हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो एक एक घर में हजार वोटर दिखा दिए गए हैं। ये बिहार की भी जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसमें कई घर ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा वोटर हैं। एक घर में, छोटे से एक कमरे के घर में 100 से ज्यादा वोटर दिखा दिए आपने। तो सारा के सारा जो मैनिपुलेशन है, ये इलेक्टोरल रोल में किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन कहती है हम कुछ भी सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये तो कुछ खोजी पत्रकारों ने थोड़ी सी एनालिसिस करके निकाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बोला कि भाई 65 लाख लोग जिनके नाम काटे उनकी लिस्ट करिए, सार्वजनिक करिए। जब उन्होंने करी तो कुछ खोजी पत्रकारों ने उसकी एनालिसिस करके निकाल लिया कि उसमें से 25% मुसलमान हैं, जबकि वहां मुसलमानों की आबादी 18% से कम है बिहार में। तो फिर अब जो आवेदन आ रहे हैं कि भाई इनका नाम जोड़ा जाए, देखिए ये लोग क्या करते हैं कि एक तरफ तो जिन लोगों को सोचते हैं कि इनको वोट नहीं देंगे, मुसलमान वोट नहीं देंगे, दलित वोट नहीं देंगे, वहां पर बिहार में यादव वोट नहीं देंगे इनको, उनके नाम तो काटो। उसके बाद फर्जी लोगों के नाम जोड़ो, ये कहा जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाजपा के पास आज के डेट में 1 करोड़ फ्लोटिंग वोटर्स हैं। जब बिहार में इलेक्शन होता है तो बिहार में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, जब हरियाणा में इलेक्शन होता है तो हरियाणा में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर आपके हाथ में हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे आवेदन आए हैं कि हमको एनरोल करिए, उन लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उनके डिटेल्स कुछ सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। किसी को पता नहीं लग रहा है कि किन लोगों के आवेदन आए हैं, जबकि रूल में लिखा है कि आपको हर रोज सार्वजनिक करना चाहिए। मतलब अपने सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रही है ये इलेक्शन कमीशन, और सिर्फ यही सब फर्जीवाड़ा करने के लिए कि भाजपा के जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको एनरोल कर लो और मुसलमानों के नाम काट दो, ईसाइयों के नाम काट दो, दलितों के नाम काट दो, यादवों के नाम काट दो, जो लोग उनको वोट नहीं देते हैं उनके नाम काट दो। ये पूरा खेल अब इस देश में, अब तो बिल्कुल ये खेल जो है सरेआम इलेक्शन कमीशन छाती ठोक कर कह रही है कि हाँ हाँ हम भाजपा के एजेंट हैं, हमारा क्या उखाड़ लोगे। ये हालत हो गई है इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने बिहार के इंटेंसिव रिवीजन में हर पहली बात तो देखिए कितनी अजीब बात है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स ने ऑब्जेक्शन दिए हैं कि भाई इसका नाम हटा देना चाहिए। अब ऑब्जेक्शन किसने दिए हैं? ज्यादातर जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन ये आए हैं कि भाई वो मर चुके हैं। अब ऑब्जेक्शन किसके नाम से आए हैं? उसी जने के नाम से आए हैं जो कह रहा है कि मैं मर चुका हूं। मतलब ज्यादातर इस तरह के ऐसे अजीब अजीब चीजें हो रही हैं इस इलेक्टोरल रोल में, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है सब कुछ छिपाना चाहती है कि कुछ सार्वजनिक ना करो।
पर चोरी छिपे जो करना है कर लो, धड़ल्ले से जो करना है कर लो। और कहते हैं कि हमको ये जो भाजपा ने ना एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 लाख लोगों का नाम, मुसलमानों का नाम हटाने की कोशिश करी। सब में ऑब्जेक्शन ये दिया कि भाई ये तो हिंदुस्तान के सिटीजन है ही। सब मुसलमानों को भाजपा मानती है कि हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है। वो लोग हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना पा रहे, संविधान को तो संशोधित नहीं कर सकते। चाहते तो यही है कि ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को वोटिंग का कोई राइट नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका अब इन्होंने ये निकाला है कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाओ और उसमें सब मुसलमानों के नाम या बहुत सारे मुसलमानों के नाम काट दो, ये कह के कि भाई ये सिटीजनशिप का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अरे भाई सिटीजनशिप का क्या प्रमाण दे सकते हैं? क्या दिखाएं? बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार में सिर्फ 2% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। वो कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ। बिहार में पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। और क्या दिखाएं? उनके रूल में लिखा है कि सिटीजनशिप के लिए आपको सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं सिटीजन हूं हिंदुस्तान का, और अगर मेरा दावा झूठा पाया गया तो मुझे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं नहीं जी, हम तय करेंगे, हम किसी भी आधार पर तय करेंगे कि कोई हिंदू कोई सिटीजन है कि नहीं है, और इस आधार पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए ये लोग जिसका चाहे, कहते हैं हम जिसका चाहे नाम काट दें, जिसका चाहे नाम ऐड कर दें, हमको कोई रूल वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन का हाल हो गया। अब देखिए, मेन जिम्मेदारी इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश की इंस्टीट्यूशंस को बचाने की, इस देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने अपने दायरे में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को दी गई है, न्यायपालिका को दी गई है संविधान से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका ज्यादातर ये काम नहीं कर पा रही, और एक के बाद एक केस में अभी देखिए ये चंद्रचूड़ साहब खूब बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनके इंटरव्यू से ही ये बात निकल कर आई कि इन्होंने अयोध्या का फैसला जो दिया, देखिए 5 जज थे उसमें अयोध्या के फैसले में। एक जो चीफ जस्टिस उस समय थे रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। एक और नजीर साहब, उनको गवर्नर बना दिया। एक और अशोक भूषण, उनको नेशनल कंपनी अपीलेट ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना दिया। एक चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने अभी अभी इंटरव्यू में बोल दिया कि भाई हमने उनसे ये पूछा गया कि आपने ये जमीन अयोध्या की उन्हीं लोगों को क्यों दे दी जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से, बिल्कुल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मस्जिद तोड़ी थी, उनको क्यों जमीन दे दी? वो कहते हैं लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि 500 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी, जबकि उन्हीं के फैसले में लिखा हुआ है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी। और अगर बनी भी हो तो 500 साल पहले जो हुआ है उसको क्या आप आज उसका बदला 500 साल बाद ले सकते हैं? अगर ये प्रक्रिया चली तब तो इसका कोई अंत ही नहीं है। फिर वो देखा जाएगा कि अच्छा मंदिर जो है 1500 साल पहले कोई बौद्ध स्तूप को तोड़कर तो नहीं बनाया गया, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और इसीलिए वो कानून बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें ये लिखा गया कि भाई जो 1947 में जो यथास्थिति थी, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगा, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो गिरजाघर था वो गिरजाघर रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
लेकिन फिर भी यही चंद्रचूड़ साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी 500 साल पहले ये हुआ था, और उन्होंने उसके बाद फिर ज्ञान वापी मॉस्क की जो मस्जिद है उस पर भी सर्वे करने की अनुमति दे दी। तो देखिए, ये साफ अब जाहिर है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत कम रह गई है। मैं ये नहीं कहता कि न्यायपालिका में कोई स्वतंत्र जज नहीं बचा है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में हैं, थोड़े हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आज भी इस संविधान की रक्षा कर सकें, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकें, हमारे लोकतंत्र को बचा सकें। लेकिन अधिकतर जज अब ऐसे हो गए हैं जो आज सरकार से स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो खैर ये है कि जब एक तानाशाह सरकार होती है तो बहुत सारे ईमानदार जज जिनमें बहुत हौसला नहीं होता वो डर जाते हैं, तानाशाह सरकार से डर जाते हैं। ये इमरजेंसी में भी हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो हेबियस कॉर्पस जजमेंट में कह दिया कि भाई इमरजेंसी के दौरान किसी को सुप्रीम कोर्ट में भी हेबियस कॉर्पस फाइल करने का भी अनुमति नहीं है। और ये आज भी हम देख रहे हैं कि तानाशाह सरकार दिख रही है और बहुत सारे ईमानदार जज डर के मारे सरकार के खिलाफ फैसले नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद नौकरी दे देना। अब देखिए, गोगोई साहब को राज्यसभा मेंबर बना दिया, नजीर साहब को गवर्नर बना दिया, एक अरुण मिश्रा साहब थे जिन्होंने बिरला सहारा का मुकदमा मोदी के हक में कर दिया। तो वो मुकदमा इतना क्लियर था, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में जो डॉक्यूमेंट रिकवर हुए बिरला और सहारा कंपनी से, उसमें यह निकला कि मोदी को सहारा ने 40 करोड़ रुपए दिए, और इतना डिटेल लिखा था उसमें कि 9 इंस्टॉलमेंट्स में दिए गए, 7 इंस्टॉलमेंट्स 5-5 करोड़ के, 2 इंस्टॉलमेंट 2.5 करोड़ के। किस दिन इंस्टॉलमेंट दिया गया, नकद किसके हाथ में दिया गया, मोदी के हाथ में दिया गया, कौन आदमी लेकर गया पैसा और किसके लिए यह पैसा था, सब कुछ उस स्प्रेडशीट में लिखा था जो सीबीआई ने बरामद करी सहारा कंपनी से। उसको अरुण मिश्रा ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये तो न्यूज पेपर है, इसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और उसी अरुण मिश्रा ने अदानी के हक में कम से कम 6 फैसले दिए। अदानी को कम से कम 20,000 करोड़ का उन फैसलों से फायदा कराया, और कई फैसले तो सुप्रीम कोर्ट की जब छुट्टियां थी उसमें स्पेशल सिटिंग कर दे दिए, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। एक भी फैसला उन्होंने सरकार के खिलाफ नहीं दिया अपने पूरे टेन्योर में, और उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक और जज हैं खानविलकर साहब, जिन्होंने पीएमएलए यूएपीए, जो बहुत ही घटिया कानून है, बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है, गैर संवैधानिक हैं, उनको और सख्त करने के फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जजों को पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी दे दे के उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। उसके अलावा जो ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बोल्ड जजेस होते हैं, कभी कभी कोलिजियम उनको रेकमेंड करता है। देखिए, आज सिस्टम ये है, कानून ये है कि जजों का चयन एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कोलिजियम करेगा। उसके बाद सरकार के पास वो नाम भेजते हैं। सरकार के पास एक हक है कि अगर उनको कुछ उसमें से नाम नहीं पसंद है तो वो नाम कोलिजियम को वापस भेज सकते हैं कि भाई हमको ये आपत्ति है इस वजह से। उसके बाद अगर कोलिजियम उसको रीइटरेट करता है, कहता है कि नहीं, हमको आपकी आपत्ति हम नहीं मानते, हम चाहते हैं कि इन्हीं को अपॉइंट किया जाए,
तब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, ये कानून कहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब जब कभी कभी जब कोलिजियम ईमानदार, निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट और रीढ़ की हड्डी रखने वाले जजों की अपॉइंटमेंट रेकमेंड करता है, तब सरकार जो है ना तो उनको अपॉइंट करती है, ना ही नाम वापस भेजती है, बस बैठी रहती है। बाकी जो उनको लगते हैं कि जो 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 ऐसे जज हैं जो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, उनका तो अपॉइंटमेंट कर देती है, लेकिन उन इंडिपेंडेंट जजेस के नाम पर बैठी रहती है। कभी कभी जब चीफ जस्टिस नाम वापस चीफ जस्टिस अगर सरकार से कहते हैं कि हमने नाम भेजे थे, आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं, तब फिर सरकार कभी कभी आपत्ति के साथ नाम वापस भेजती है। उसके बाद कुछ केसेस में, और ऐसे दर्जनों केसेस हैं जहां कोलिजियम फिर से रीइटरेट करता है कि नहीं हमको यही चाहिए, फिर भी सरकार, ये मोदी सरकार उनकी नियुक्ति नहीं करती है। और इस वजह से बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो ही नहीं पा रहा, हाई कोर्ट में भी नहीं हो पा रहा। और ऐसे केस में कोर्ट को क्या करना चाहिए? कोर्ट को या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलानी चाहिए चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री के ऊपर या कानून मंत्री के ऊपर, कि आप कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपको हम जेल भेजेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। दूसरा विकल्प ये है कि वो ये कह दें, जो गवर्नर वाले केस में कहा, कि अगर 3 महीने सरकार जवाब नहीं देती है तो ये माना जाएगा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, उनको ओथ दिला दी जाएगी। ये आसानी से कह सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कह रहे हैं। पता नहीं क्या डर है इनको सरकार का, वो भी नहीं कह रहे हैं। और इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बोल्ड जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोलिजियम का सिस्टम है सिलेक्शन का, जजों के चयन का, ये कोई बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है सिस्टम, क्योंकि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसमें कोई सिस्टम भी नहीं बनाया है कि भाई हम किस आधार पर जजों का चयन करेंगे। लेकिन एक फायदा जरूर है इसमें, कि इसमें कार्यपालिका के मुताबिक ज्यादा इंडिपेंडेंट जजेस का सिलेक्शन हो पाता है। कुछ कभी कभी कोलिजियम के द्वारा इंडिपेंडेंट जजेस का सिलेक्शन हो जाता है, जो कि अगर सरकार के हाथ में हो ये, तब फिर वो भी नहीं होगा जैसे पहले सरकार के हाथ में होता था। वैसे कायदे से एक बिल्कुल स्वतंत्र फुल टाइम जुडिशियल सिलेक्शन कमीशन बनाने की जरूरत है, जो पारदर्शिता से काम करे, सिस्टमैटिकली काम करे, सिस्टम को रूल्स और किस तरह से क्या देखा जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा, ये सब ले डाउन करके काम करे। ये लोग तो बिल्कुल अंधाधुंध काम करते हैं। कोलिजियम का एक जज बोलता है कि भाई मैं इसको जानता हूँ, ये बड़ा अच्छा जज है, दूसरा आदमी बोलता है मैं उसको जानता हूँ, वो बड़ा अच्छा जज है, उस आधार पर चल रहा है ये सारा सिस्टम। लेकिन जो सबसे खतरनाक तरीका सरकार ने अख्तियार किया है जजों की स्वतंत्रता खत्म करने का, वो है कि सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, सबको कह दिया जाता है कि तुम इन जजों के ऊपर हमको डोजियर बनाकर भेजो, इनकी पूरी तहकीकात करो, इनके नजदीकी रिश्तेदारों की तहकीकात करो, और अगर कुछ भी इनमें कमजोरी दिखे कि इन्होंने या इनके नजदीकी रिश्तेदारों ने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उसका इस्तेमाल कर सरकार उनको ब्लैकमेल करती है। और अगर वो जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो आप समझ लीजिए कि आधी न्यायपालिका वैसे ही सरकार के हाथ में आ गई। तो
बहुत बड़ी प्रॉब्लम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की खड़ी हो गई है इस देश में। वैसे तो न्यायपालिका के साथ और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए, आम आदमी तो न्यायपालिका में जा ही नहीं सकता, और इसीलिए ज्यादातर जो लोग जेल में हैं वो कॉन्विक्ट्स नहीं हैं, वो अंडर ट्रायल्स हैं, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकते। उनके पास बेल कराने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, वो बेचारे वहीं जेल में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। जो गरीब आदमी है उसके पास तो वकील करने का भी पैसा नहीं है, वो तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि सरकार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बचाइए, ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए एक ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया गया था, वो बहुत साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसको अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। उसमें यह था कि थोड़े इनफॉर्मल कोर्ट्स बनेंगे सब तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और इस देश में करीब 6000 कोर्ट्स ऐसे बनने थे, ग्राम न्यायालय। अभी तक कुल मिलाकर 300 भी नहीं बनाए गए, और वो भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। इसका सारा मकसद ये था कि आम जो केसेस हैं आम आदमी के, वो उन ग्राम न्यायालयों में तय हो जाएं, उसमें वकीलों की जरूरत ना हो, उसमें स्ट्रिक्टली सीआरपीसी, सीपीसी वगैरह लागू ना किया जाए। लेकिन उसको कार्यान्वित ही नहीं किया है। ना तो सरकार इंटरेस्टेड है कि उसको कार्यान्वित किया जाए, और ना ही न्यायपालिका इंटरेस्टेड है कि उसको कार्यान्वित किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम है डिलेज की, केस जो है तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, फैसले ही नहीं होते। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि भाई न्यायपालिका ही इतनी कम है, और जितनी है उसमें आपने 30% वैकेंसी छोड़ी हुई है। ऊपर से नीचे तक आज हमारी न्यायपालिका में 30% पोस्ट वेकेंट है, जबकि लॉ कमीशन बार बार चीख कर कह चुका है कि इस देश में न्यायालयों की संख्या दुगनी तिगनी 5 गुनी करनी चाहिए। बहुत कम है न्यायपालिका। लॉ कमीशन बार बार ये बात कह चुका है, कम से कम 10 बार ये बात कह चुका है, लेकिन सरकार के कान में और न्यायपालिका के कान में जू ही नहीं रही थी। और दुगनी तिगनी करना तो छोड़िए, आज जो स्ट्रेंथ है उसमें 30% वैकेंसी पड़ी। तीसरी बात, अपॉइंटमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है। हमको तो बिल्कुल फुल टाइम प्रॉपर सरकार से स्वतंत्र जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन चाहिए, लोअर जुडिशरी के लिए भी, हायर जुडिशरी के लिए भी, जो बिल्कुल पारदर्शिता से काम करे और सिस्टम बनाकर काम करे कि भाई हम ये देखेंगे जजों के चयन में कि किसमें ये क्वालिटीज हैं कि नहीं है, कितनी हैं, उसको हम किस आधार से इवैल्यूएट करेंगे। वो भी नहीं हो रहा है। और आखिरी, न्यायाधीशों की जवाबदेही। आज कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कोई न्यायाधीश बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इम्पीचमेंट ही है। इम्पीचमेंट तो एमपी को करना होता है। लोकसभा के 100 एमपी जब लिखकर इम्पीचमेंट मोशन पर दस्तखत करेंगे तब जाकर इम्पीचमेंट शुरू होता है। ये बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस है, करीब करीब इम्पॉसिबल प्रोसेस है। इसीलिए आज तक किसी जज का सक्सेसफुल इम्पीचमेंट नहीं हुआ, जबकि भ्रष्टाचार बेइंतहा है न्यायपालिका में, खूब भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई सिस्टम जवाबदेही का बनाया ही नहीं गया। हम लोग ये कह रहे हैं इतने साल से कि भाई आज तो एक जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाइए, जो सरकार से भी स्वतंत्र हो, न्यायपालिका से भी स्वतंत्र हो, जिनके पास पूरी पावर हो इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, जिनके पास लोग कंप्लेंट भेज सकें, वो लोग इन्वेस्टिगेट कराएं, उसके बाद फिर वो लोग उस जज की ट्रायल करके उसको दंडित करवाएं। उसमें इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि न्यायपालिका चरमराई रहे, और न्यायपालिका भी अनफॉर्चुनेटली इसको सब ठीक करने के लिए कुछ नहीं
नहीं कर रही है, वो भी अपना खुश है कि भाई जब तक हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हम जो चाहे मनमानी कर सकें, हम सरकार के पिट्ठू बनकर भी काम कर सकें, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, तब तक हमको सिस्टम को सुधारने की क्या जरूरत है। इस तरह की मानसिकता होती जा रही है, हो गई है न्यायपालिका में। तो सवाल ये है कि हम लोग क्या करें, जनता क्या करे। बहुत सारी विषमताएं आ गई हैं हमारे पूरे लोकतंत्र में, हमारे समाज में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, इलेक्शन कमीशन में, जुडिशरी में, मीडिया में, सभी जगह। हम लोग क्या करें? देखिए, पहला काम तो जो हमें करना है वो हमको अपनी आवाज उठानी है। जहां जहां गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है। न्यायपालिका में अगर कोई गलत काम हो रहा है, गलत फैसले आ रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन से न्यायपालिका भी अफेक्ट होती है। मैंने ये देखा है, जहां उनको दिखता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन तो बहुत स्ट्रांगली इसके खिलाफ है, तब उसका असर न्यायपालिका के ऊपर भी होता है और सरकारों के ऊपर भी होता है। भाई सरकार कितना भी समझ ले कि हम इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन तो हमारी बॉडी है, उसका हम दुरुपयोग करके, वोट की चोरी करके, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके हम चुनाव जीत जाएंगे, पूरा नहीं जीत सकते। क्योंकि अगर लोग जाग जाएं, अगर लोग खड़े हो जाएं, तो उस पूरे महकमे में, इलेक्शन कमीशन में भी बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं, वो आपका साथ देने लगते हैं। ऊपर के लोग भले ही बिल्कुल बेईमान हो, अपना ईमान पूरी तरह से खो चुके हों, ये ज्ञानेश गुप्ता वगैरह जो हैं, लेकिन नीचे बहुत सारे लोग अभी भी ईमानदार हैं। न्यायपालिका में भी, जुडिशरी में कई लोग ईमानदार हैं और उनके ऊपर पब्लिक ओपिनियन का असर होता है। तो हम लोग जहां गलत हो रहा है उसका हम खुलकर कड़ा विरोध करें, जहां सही हो रहा है उसका हम समर्थन करें, अपनी आवाज तो बुलंद करें। उसी तरह से देखिए, भाजपा ने एक IT सेल बना रखी है जिसके जरिए वो लोग झूठ, नफरत, ये सब फैलाते हैं। हमको बिल्कुल उसका उल्टा काम करना है, जो योगेंद्र यादव कहते हैं, हमको एक ट्रूथ आर्मी बनानी है जो कि सच फैलाए, नफरत की जगह प्यार फैलाए, ये बताए देश को, समाज को कि भाई हमारी मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के क्या फायदे हैं, कितने फायदे हैं। अगर एक ही तरह के लोग होंगे समाज में तो कितना हमको नुकसान होएगा, ये सब बताएं। और ये काम देखिए, भाजपा का IT सेल तो पैसों, वो तो सब भाड़े के टट्टू हैं, उनको सबको 50-50 हजार रुपए महीना मिलता है। हम लोग तो वॉलंटरी बेसिस पर ये काम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको फुल टाइम करने की जरूरत पड़ेगी ट्रूथ आर्मी चलाने के लिए, बाकी तो सारे लोग वॉलंटियरी काम कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी इंटरनेट पर और ऑल्टरनेट मीडिया में एक बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा हो गया है। एक तरफ तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल कोलैप्स हो गया, लेकिन दूसरी तरफ यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बहुत बढ़िया मीडिया खड़ा हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनका भी गला दबा दिया जाए किसी भी तरह से। वो एक डेटा प्रोटेक्शन का कानून ला रहे हैं, जो लाए हैं बहुत ही खतरनाक कानून है। उसमें तो प्राइवेसी के नाम पर आप किसी भी यूट्यूबर का, ऑल्टरनेट मीडिया का गला घोट सकते हैं कि भाई उसने इसका नाम कैसे ले लिया, उससे बगैर पूछे। आप मान लीजिए भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, आपने बोला फला मंत्री भ्रष्ट है, इसका ये प्रमाण है, लेकिन वो बोलेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है कि किसी आदमी का नाम लेने से पहले आप उससे पूछेंगे कि आप उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं। तो हर तरह के, अभी वो कार्यान्वित नहीं हुआ है कानून क्योंकि उसके रूल्स नहीं बने, लेकिन जिस दिन वो कार्यान्वित हो जाएगा उसका दुरुपयोग करके लोग गला घोटेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में सोनम वांगचुक को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया है। तो ये लोग हर तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के हालात ये हैं
कि अच्छी बात यह है कि ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया, और वो ऑल्टरनेट मीडिया जो है शायद ये जो सरकारी मीडिया है, जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उससे ज्यादा ताकतवर हो गया। तीसरी बात, एक बहुत अहम बात बताई थी हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उन्होंने, कि एक नेशनल मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, एक मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए। देखिए, दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर नेशनल मूवमेंट खड़ा हो सकता है। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है, और ये हमारे सारे यूथ को अफेक्ट करता है। बेरोजगारी, क्योंकि कोई भी नेशनल मूवमेंट अगर चलना है तो उसकी अगुवाई यूथ को करनी होगी, यंग लोगों को करनी होगी। तो बेरोजगारी पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है, जिसमें आप 4 मुद्दे ले सकते हैं। एक तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बने, हर एक एबल बॉडी 21 ईयर ओल्ड जने को कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर नौकरी मिलने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और अगर उसको सरकार न्यूनतम मजदूरी पर भी नौकरी नहीं दे सकती, तब फिर उसको कम से कम उसका आधा बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ये कानून की हम मांग कर सकते हैं, करनी चाहिए। दूसरा ये कि सरकारी जितने रिक्त पद हैं उनको ईमानदारी से भरा जाए, ये नहीं कि रोज पेपर लीक हो रहा है, बेईमानी हो रही है। उसका एक बिल्कुल ईमानदार तरीका ढूंढना पड़ेगा और तुरंत भरा जाए। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद इस देश में रिक्त हैं। तीसरा, ये जो अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है पब्लिक सेक्टर का, इसको बंद किया जाए। जो मोनोपोलीज हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इनको तो कतई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये तो सरकारी हाथ में ही होने चाहिए। दूसरा, जिन सेक्टर्स में सब्सिडी की जरूरत है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, जहां पर आपको गरीब लोगों को हेल्प करना है, रेडी पटरी वाले को लोन देना है वगैरह वगैरह, वहां पर कमांडिंग हाइट्स, वहां निजी सेक्टर हो सकता है, लेकिन उस सेक्टर के कमांडिंग हाइट्स सरकारी कंपनियों को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी होगी। एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग और भी सेक्टर्स हो सकते हैं। तो और ये जो एक नया दौर चल गया है कि भाई अब सारे परमानेंट नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएंगी, ये खत्म होना चाहिए। परमानेंट नौकरी जो है रेगुलर जॉब्स की तरह होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दी जानी चाहिए। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एक्ट यही कहता था। तो इन 4 मुद्दों को लेकर एक रोजगार के ऊपर एक नेशनल मूवमेंट खड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत पोटेंशियली बड़ा इशू है जिसमें सब यूथ आ जाएंगे। लेकिन दूसरा जो इशू है हमारे लोकतंत्र बचाने का, जिसमें मेन जो हमारी चुनावी लोकतंत्र है उसको बचाने का, जिसमें इलेक्शन कमीशन और ये सारा जो वोटर्स लिस्ट के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए। हाँ, एक और चीज अभी निकली, मैं आपको बता दूं। अभी हाल में यूपी में एक बाई इलेक्शन हुआ था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पहली बार भाजपा जीत गई, बड़ी संख्या में जीत गई। उस समय लोगों ने, जब वो इलेक्शन हो रहा था बाई इलेक्शन, तो लोगों ने, मुसलमानों ने जमकर कंप्लेन किया था कि हमको तो वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा। अब जब सारी वोट्स की बूथ बाय बूथ एनालिसिस हुई तो ये पाया गया कि जहां जिन बूथ्स में मुस्लिम्स करीब करीब 100% थे, वहां तो 5%, 10% ही वोट पड़ पाए। जहां पर हिंदू मेजॉरिटी थी वहीं पर ज्यादा वोट पड़े। उसका ये मतलब हुआ कि जो उनका कंप्लेन था बिल्कुल सच था कि उनको वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा। पुलिस ही उनको रोक रही थी कि भाई आप वोट डाल ही नहीं सकते। सारे मुस्लिम एरिया की नाकाबंदी कर दी थी पुलिस ने उस एक बाई इलेक्शन के लिए। तो हम लोगों को ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर एक नेशनल मूवमेंट खड़ा हो सकता है। अभी हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उन्होंने बोला कि भाई मुझे वो मूवमेंट लीड करना चाहिए, लेकिन मैं ये साफ करता हूँ कि मैं नहीं, कोई मूवमेंट को नहीं लीड कर सकता। मैं राय जरूर दे सकता हूँ। मैं तो कोर्ट में मेनली काम करता हूँ। अभी भी कोर्ट में कुछ तो बचा हुआ है। अभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम न्यायपालिका को जितना सुधार सके सुधार दें। उस न्यायपालिका से जितने अच्छे फैसले हम लोग निकलवा सकें निकलवा लें, जितना संविधान को बचा सकें बचा लें।
लेकिन मेरा असल में ये जो काम जिन लोगों को करना है उनको 24/7 अवेलेबल होना होगा हर समय। तो ये काम दूसरे लोग कर सकते हैं और लोगों को करना चाहिए, यंगर लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर एक बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा हो सकता है। तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मुझे लगता है कि बड़े नेशनल मूवमेंट खड़े हो सकते हैं और खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। तो लब्बो लबाब मेरी बात का ये है कि देखिए, हिंदुस्तान बहुत ही मुश्किल में है। हमारा लोकतंत्र, हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब, हमारी आत्मा, सब कुछ संकट में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी इस देश में ज़मीर मरा नहीं है। अभी भी बहुत सारे यंग लोग, जो अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया उससे हम लोग सीख लें। अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट गोदी मीडिया छोड़कर उन्होंने अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब वगैरह खड़ा कर लिया और बहुत सक्सेसफुली खड़ा हो गया। इससे ये दिखाई देता है कि इस देश के लोगों का ज़मीर मरा नहीं है। वो अभी भी सही चीज चाहते हैं, अभी भी देश को और उसके लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। ये ठीक है कि इन लोगों ने अभी टेम्पररी हमारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग लगे रहे, आप लोग लगे रहे, तो एक दिन जल्दी ही आएगा जब, जैसे मेधा पाटकर कहती थी ना, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकतंत्र के बारे में और इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका उसमें क्या कर रहे हैं, तो ये साफ है कि आज इलेक्शन कमीशन पूरा सरकार का पिट्ठू बन गया है और सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। यानी फर्जी लोगों का नाम डाला जा रहा है वोटर लिस्ट में से, जेन्युइन लोगों का हटाया जा रहा है। और ये पूरी SIR की प्रक्रिया भी जो है इसीलिए कराई जा रही है कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का नाम हटा दिया जाए और फर्जी लोगों का नाम उसमें ला दिया जाए। अब इसमें न्यायपालिका को इंटरवीन करना चाहिए। खैर वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आम तौर पर न्यायपालिका भी काफ़ी हद तक अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है। उसके कई कारण हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसके लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब लोग खड़े होते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं तो बहुत बदलाव होते हैं।